गुड मॉर्निंग क्लास 9th। गणित में आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 10 वृत्त। इसको इंग्लिश में सर्कल भी बोलते हैं, सर्कल। वृत्त होता क्या है? वृत्त आपने इससे पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। वृत्त होता है एक तल यानी सरफेस पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हों। एक वृत्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। इन सभी बिंदुओं का समूह एक इस बीच में जो बिंदु है इससे स्थिर दूरी पर है, समान दूरी पर। यहाँ भी दूरी उतनी है, यहाँ भी दूरी उतनी है, यहाँ भी दूरी उतनी है, सब जगह दूरी समान है। समान दूरी पर ये सारे बिंदु हैं। तो बिंदुओं का ऐसा समूह जो किसी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होता है वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। अब स्थिर दूरी चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, सभी की सभी त्रिज्या होती है। और सारी त्रिज्याएं किसी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। किसी एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जो आपको आकृति दिख रही है ऊपर, इस आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है और ओ पी वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार से ओ से ही अन्य त्रिज्याएं भी बन सकती हैं। मान लिया जाए ओ क्यू बनाना चाहें तो ओ क्यू बना लीजिए। यहीं से ए लिखना चाहें तो यह ए लिख दीजिए, ओ ए त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार यहीं से बी लिखना चाहें तो बी लिख दीजिए, ओ बी त्रिज्या हो जाएगी। और यहीं से डी लिखना चाहें तो डी लिख दीजिए, ओ डी त्रिज्या हो जाएगी। यहीं से एम लिखना चाहें तो एम लिख दीजिए, ओ एम त्रिज्या हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि सभी त्रिज्याएं हैं और सभी की सभी त्रिज्याएं किसी वृत्त की बराबर होती हैं। ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ एम, यानी सारी त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती हैं। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। वृत्त जो है किसी भी तल को, जिस तल पर वो है, जिस सरफेस पर वो है, उसको 3 भागों में विभाजित करता है। पहला तो अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर का भाग, ये अभ्यंतर है। वृत्त के अंदर का जो भी भाग है वो सब अभ्यंतर है, वृत्त के अंदर जो भी है। अच्छा, फिर है वृत्त। वृत्त यानी उसकी जो उसका बाउंड्री है, ये सब वृत्त है। वृत्त के अंदर का तो अभ्यंतर है और जो बाउंड्री है वो वृत्त है। और जो वृत्त के बाहर का भाग है वो है वृत्त बहिर्भाग। वृत्त के बाहर का जितना भी भाग है वो सब क्या है? बहिर्भाग। अभ्यंतर यानी इंटीरियर, वृत्त यानी सर्कल, बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर। और वृत्त तथा वृत्त के अभ्यंतर का जितना भी भाग है उसे हम कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? वृत्तीय क्षेत्र, सर्कुलर रीजन। वृत्त और वृत्त के अंदर का जितना भी भाग होता है उसे हम कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। इसके बाद है जीवा व व्यास।
ये आपको आकृति दिख रही है आगे वृत्त की। संलग्न आकृति में वृत्त पर बिंदु P और Q आप देख रहे होंगे। वृत्त पर बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा है PQ, ये दिख रही है आपको PQ। वृत्त पर अन्य दो बिंदु A और B हैं, A और B को मिलाने वाली रेखा AB। वृत्त पर अन्य दो बिंदु SR हैं, S और R हैं, तो SR को मिलाने वाली रेखा SR। ये सभी वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है जीवा AB वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास। वो भी जीवा है परंतु वो एक व्यास है क्योंकि वो केंद्र से होकर के जा रही है। अतः हम इसमें क्या निर्णय है, क्या सोच सकते हैं इसमें कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या होती है, जीवा। जीवा को हम कॉर्ड भी कहते हैं, कॉर्ड्स। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु मिलाते हैं, जैसे हमने P से Q को मिलाया, वृत्त पर दो बिंदु है, इसको मिलाया तो ये जीवा हो गई। वृत्त पर स्थित S और R दो बिंदु हैं, इनको मिलाया, ये भी जीवा हो गई। वृत्त पर स्थित A और B दो बिंदु हैं, इनको मिलाया, ये भी जीवा हो गई। वृत्त पर स्थित C और D दो बिंदु हो जाते, इनको मिलाते तो ये भी जीवा हो जाती। कहने का अर्थ है वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं और उससे बनने वाली जो रेखा बनती है वो कहलाती है जीवा। जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड भी कहते हैं। और ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसे हम कहते हैं व्यास। और व्यास वृत्त में बहुत सारे होते हैं, ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं व्यास हम। तो सभी व्यास लंबाई में बराबर होते हैं। जिस प्रकार से त्रिज्याएं बराबर होती हैं उसी प्रकार से एक वृत्त के व्यास भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। और व्यास को हम डायमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में। व्यास, और जो व्यास होता है, जैसे सभी व्यास बराबर होते हैं वैसे सभी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। कहने का अर्थ है और हम कह सकते हैं व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। इसको डायमीटर को, व्यास को D से भी प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। D बराबर 2 गुना R, ठीक है। जीवा और व्यास आप समझ गए होंगे। जीवा और जो व्यास होता है उसको ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास होता है। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, ठीक है ना। वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है वो व्यास होता है, ठीक है ना। जीवाएं भी बहुत सारी होती हैं, व्यास भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद चाप। चाप को इंग्लिश में हम कहते हैं आर्क। आर्क, ठीक है ना। चाप क्या होता है, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच वृत्त के एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त पर कोई दो बिंदु यदि हैं, मान लीजिए P और Q दो बिंदु है, इसके इतना जो भाग है, इतना जो भाग है ये कहलाता है चाप। या मतलब वृत्त का एक भाग, चाहे इतना भाग हो, अब चाहे जो बचा हुआ भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा भाग है, ये भी एक चाप है। ये इधर छोटा भाग है और बड़ा भाग है। देखिए यहाँ पर यह आकृति में देखिए, ये जो है बड़ा चाप है यानी दीर्घ चाप है, और ये छोटा वाला भाग है वृत्त का, ये लघु चाप है। यानी जब वृत्त पूरा नहीं हुआ, वृत्त का एक भाग है, तो इसे हम कहते हैं चाप। बड़े भाग को दीर्घ चाप PQ, छोटे भाग को दीर्घ चाप PQ कहते हैं, और इसे PRQ ऊपर चाप का निशान ये से व्यक्त करते हैं। और छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं, और इसे PQ, इसके ऊपर चाप का निशान है, इसे PQ लिखा हमने और इसके ऊपर चाप का निशान लगा दिया, इसे व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चाप भी समझ गए होंगे आप, चाप यानी आर्क। इसके बाद और क्या इसके में है कि
जब P और Q वृत्त के व्यास के सिरे होते हैं, ठीक, जब P और Q किसी वृत्त के व्यास के सिरे होते हैं, पहले तो हमने दो छोटे छोटे जगह पे लगाया था, अब हम एक व्यास के सिरों को ही मिला दिया, तो ये जो चाप हैं, एक चाप इधर बना, एक चाप इधर बन गया, ठीक है ना। तो दोनों चाप कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आधे आधे हो जाएंगे। तो प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कहलाता है। संलग्न आकृति में देखिए, यहाँ पर चाप PRQ व चाप PSQ, ये PRQ है, R जो है P और Q के बीच में कहीं वृत्त पर बिंदु है, और चाप पर S बिंदु है यहाँ पर P और Q के बीच में। तो PSQ और PRQ दो चाप हैं, दोनों बराबर हैं, इन्हें हम अर्धवृत्त कहते हैं। ये दोनों चाप क्या हैं, अर्धवृत्त हैं, आधे वृत्त हैं, आधे आधे हो गए ना वो। वह वृत्तखंड व त्रिज्यखंड, ये क्या हुआ, वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की परिधि होती है, ये आपको पहले से पता भी है, फिर बता देते हैं। वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई यानी बाउंड्री जो है, ये बाहर की वृत्त होता है, ये जो पूरी लंबाई होती है, पूरी गोलाई जो है, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। और जो वृत्त के अंदर का भाग, इसे अभ्यंतर भी कहते हैं हम। अभ्यंतर में व्यास भी होता है, त्रिज्या भी होती है ना। अभ्यंतर में जीवाएं भी होती हैं, अभ्यंतर में केंद्र भी होता है, इसके अंदर, वृत्त के अंदर, ठीक है ना। तो अभ्यंतर और वृत्त और अभ्यंतर जो है, इसको मिला करके हमने अभी आपको बताया था, इसे कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय क्षेत्र। अब वृत्तीय क्षेत्र के अंदर एक कोई हम जीवा बना दें और चाप, जीवा और चाप, ठीक है ना। जीवा, ये जीवा हो गई, ये चाप हो गया, फिर से बताते हैं, ये जीवा हो गई PQ, ये इसका एक चाप हो गया। तो जीवा और चाप के बीच में जो भाग है, इसे कहते हैं वृत्तखंड। ऐसे ही देखिए, ये भी चाप है, इधर ये भी एक चाप है, ये जीवा है, ये भी एक चाप, ये भी एक जीवा है PQ, और ये एक चाप है। तो ये भी क्या हो गया, ये एक वृत्तखंड हो गया। और नीचे जो है, ये जीवा है PQ और ये एक चाप है, तो ये भी वृत्तखंड हो गया, दो वृत्तखंड हो गए। जो बड़ा वृत्तखंड है, जो बड़ा वृत्त का बड़ा खंड है, उसे दीर्घवृत्तखंड कहते हैं, जो छोटा खंड है वो लघु वृत्तखंड है। ऐसे ही यदि हम किसी चाप को किसी चाप के दोनों सिरे, जैसे P और Q हैं, चाप के, ये चाप है PQ, इसके दोनों सिरे P और Q हैं, इनको हम केंद्र से मिला देते हैं। केंद्र से मिला, तो केंद्र से जब हम मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी OP और OQ, केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या। और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये छोटा त्रिज्यखंड है, और जो ये बचा हुआ भाग है, ये भी त्रिज्याओं से, और ये भी चाप है, ये बड़ा चाप है, इधर बड़े चाप और त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है ना। तो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड, और जो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ध्यान रहे, वृत्तखंड को सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना, सेगमेंट, और इसको कहते हैं सेक्टर। त्रिज्यखंड को सेक्टर कहते हैं। अब ये ध्यान रहे, केवल यही त्रिज्यखंड नहीं है, जो बचा हुआ है ये भी त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। ऐसे ही केवल यही वृत्तखंड नहीं है, ये बचा हुआ जो है ये भी वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड है, ये छोटा वृत्तखंड है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी आप बना सकते हैं। देखिए देखिए, ये वृत्त है, ये इसका एक
क्या हो गया, ये इसकी जीवा हो गई, ये पी क्यू हो गई, तो ये क्षेत्र हो गया वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। इसी प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे बना दिया, ये जीवा हो गई, ये इसका हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, है ना। इसी प्रकार से ये मान लिया केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये हो गया त्रिज्यीय खंड, ये लघु त्रिज्यीय खंड, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड। जब त्रिज्याओं से बनता है तो त्रिज्यीय खंड होता है, जब जीवा और चाप से बनता है तो वृत्तखंड होता है। जब जीवा और त्रिज्या से बनता है त्रिज्यीय खंड, जब चाप और त्रिज्या से बनता है तो त्रिज्यीय खंड, जब चाप और जीवा से बनता है तो वृत्तखंड। इस प्रकार से आप करेंगे। धन्यवाद।